जय हिंद। हमारी इस सीरीज में आपका स्वागत है, जिसमें हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम प्री के विगत वर्षों के सभी प्रश्नों को हल कर रहे हैं। ये हमारा दूसरा वीडियो है। इससे पहले कि आगे बढ़ें, हम जो हमने कल प्रश्न किए थे उनका एक फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। जिसमें हमारा हमारा पहला प्रश्न था कि हिंद की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया। तो इसका उत्तर था अरबों ने, क्योंकि पश्चिम से आने वाले ये लोग स के स्थान पर ह का उच्चारण करते थे और इन्होंने हिंदू सिंधु नदी को हिंदू कहा, और इसके पूर्व में रहने वाले लोगों को हिंदू कहा। किताब अल हिंद जो अल बरूनी ने लिखी थी, अरबी भाषा में लिखी थी 11वीं शताब्दी में, उन्होंने इस शब्द का प्रयोग इस किताब में किया है। अगला प्रश्न था कि निम्नलिखित में से वह कौन सी ब्रह्मवादिनी थी जिन्होंने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। ब्रह्मवादिनियां वे स्त्रियां होती हैं जो दर्शन का अध्ययन और अध्यापन करती हैं। लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, विश्वारा, अपाला, निवावरी ऐसी ही ब्रह्मवादिनियां थी। तीसरा प्रश्न था कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना था, जिसमें विक्रम संवत्सर की शुरुआत हुई 58 ईसा पूर्व से, शक संवत की शुरुआत हुई 78 ईस्वी से, गुप्त संवत की शुरुआत हुई थी 320 ईस्वी से और कली संवत्सर की शुरुआत हुई थी 3102 ईसा पूर्व से। 248 ईस्वी में कलचुरी संवत की शुरुआत हुई। इनके बारे में हमने कल विस्तार से चर्चा की थी कि विक्रम संवत्सर में की शुरुआत मालवा के शासक विक्रमादित्य ने की थी, जब उन्होंने शकों को हराया था। और इसमें 12 महीने होते हैं, 7 दिनों का एक सप्ताह होता है। हमारे तीज त्योहार जो भी हैं वो हम विक्रम संवत्सर के अनुसार ही मनाते हैं। शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा की गई थी, जब उन्होंने शकों को हराया था। हमारे देश का राष्ट्रीय संवत्सर शक संवत्सर ही है। और चौथा प्रश्न था, गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते हैं। स्त्री और शूद्र बोलते थे प्राकृत भाषा। गुप्त काल में आप यदि नाटकों में देखेंगे तो यहाँ पर उच्च वर्ग के लोग और निम्न वर्ग के लोगों की भाषा अलग अलग थी, और यह नाटकों में दिखाई देता है। इस काल के प्रमुख नाटककारों में थे कालिदास, विशाखदत्त, शूद्रक और भास। कालिदास ने मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा था। विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्त, शूद्रक ने मृच्छकटिकम और भास ने स्वप्नवास दत्ता और चारुदत्तम। पांचवा प्रश्न था, अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है प्रियदर्शी। प्रियदर्शी, देवनाम पीर, और कुछ शिलालेखों में अशोक का नाम अशोक ही लिखा हुआ है। मस्की, गुर्जरा, नेत्तुर और उदयगोलम शिलालेखों में। अभिलेख और शिलालेखों का अंतर भी हमने कल देखा था कि अभिलेख कहीं पर भी लिखे गए रिकॉर्ड हैं, कागज पर, कपड़े पर, पत्तों पर, ताम्रपत्रों पर, पत्थरों पर, लेकिन शिलालेख पत्थरों पर, चट्टानों पर या गुफाओं की दीवारों पर लिखे गए अभिलेख थे। अशोक के मुख्यतः 14 अभिलेख 10 स्थानों पर मिले हैं। अभिलेखों में क्या लिखा हुआ इसके बारे में आगे विस्तार से पढ़ने वाले हैं, लेकिन वे 10 स्थान हमने कल मैपिंग के थ्रू याद करने की कोशिश की, जिसमें कंधार, शाहबाजगढ़ी, मनसेहरा, कलसी, गिरनार, सोपारा, सन्नती, यर्रागुड़ी, जौगढ़ और धौली ये स्थान थे। और कुछ लघु शिलालेख थे जो रूपनाथ, गुर्जरा, भावर, मस्की, सहसराम, महास्थान, सारोमारो थे। भाषा, जिन कंधार में ग्रीक और अरमिक भाषा का उपयोग किया गया था। शाहबाजगढ़ी, मनसेरा में भाषा तो प्राकृत थी, लेकिन लिपि खरोष्ठी थी। बाकी सभी स्थानों पर लिपि ब्राह्मी थी और भाषा प्राकृत थी। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में यवन प्रिय शब्द का
प्रयोग किया गया था काली मिर्च के लिए। और यवन शब्द बना है यनियन से, और यवन से बना है यवन प्रिय, और यवनिका, यवनिका ने पर्दा। और विदेशियों का भारतीय थिएटर में जो योगदान है वह यवनिका के माध्यम से पर्दा। अणुप्रिय सिद्धांत का प्रतिपादन जैन धर्म ने किया था। दरअसल जैन धर्म ने पंच महाव्रतों का सिद्धांत दिया था: सत्य, अहिंसा, आचौर्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। जब इन पंच महाव्रतों का पालन साधु संत सन्यासी करते थे तब इनकी कठोरता ज्यादा होती थी और इन्हें पंच महाव्रत कहा जाता था। और जब यही पांच सिद्धांतों का पालन कोई गृहस्थ व्यक्ति करता था तब इनकी कठोरता में लचीलापन या कुछ राहत दे दी जाती थी और इन्हें अणुव्रत कहा जाता था। दर्शन की मीमांसा प्रणाली के अनुसार मुक्ति निम्नलिखित में से किन साधनों से संभव है? मीमांसा प्रणाली के अनुसार मुक्ति कर्म, कर्म यानी कि वेदों में बताए गए अनुष्ठान। हाँ, हमने यह देखा था कल कि दर्शन, भारतीय दर्शन परंपरा में 9 दर्शन हैं जिनमें 6 आस्तिक हैं, 3 नास्तिक हैं। 6 आस्तिक जो वेदों में अपनी आस्था रखते हैं और 3 नास्तिक जो वेदों में अपनी आस्था नहीं रखते हैं। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, ये 6 दर्शन वेदों में अपनी आस्था रखते हैं। और बौद्ध, जैन और चारवाक नास्तिक दर्शन है, भौतिकवादी दर्शन है। योग दर्शन का प्रतिपादन पतंजलि ने किया, सांख्य महर्षि कपिल ने, न्याय गौतम, वैशेषिक कणाद, मीमांसा जैमिनी। वेदांत की 3 शाखाएं: अद्वैत वेदांत, विशिष्टाद्वैत और द्वैत। अद्वैत का प्रतिपादन शंकराचार्य ने किया, विशिष्टाद्वैत रामानुजाचार्य ने, और द्वैत का मध्वाचार्य ने। चोल काल के दौरान नटराज की कांस्य प्रतिमा देवता को निरपवाद रूप से दिखाती है, 4 हाथों के साथ। कल हमने नटराज की मूर्ति को देखकर ही इसे समझने का प्रयास किया था कि उनके एक हाथ में डमरू है, एक हाथ में अग्नि है, एक हाथ अभय मुद्रा में, दूसरा हाथ पैर को इंगित करता है, और उनके पैर के नीचे अकस्मात जो अंधकार अज्ञानता का प्रतीक है वो दबा हुआ है। डमरू की ध्वनि सृजन का प्रतीक है। अभय मुद्रा सभी भय से मुक्त करने का आशीर्वाद देती है। अग्नि विनाश का प्रतीक है, और यह प्रतीक है कि शिव ही सृजनकर्ता भी है, शिव ही संहारक भी है, और शिव के चरणों में ही मोक्ष है। प्राचीन भारत में विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। तो कृत युग, जैसे सतयुग भी कहा जाता है, उसके बाद द्वापर युग, उसके बाद त्रेता युग, उसके बाद कलियुग। कृतयुग में मत्स्य अवतार, कुर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार हुए हैं। द्वापर युग में वामन अवतार, परशु अवतार और राम अवतार। त्रेता युग में कृष्ण अवतार, और कली युग में बुद्ध और आने वाले कल की अवतार। देवदासी प्रथा का संबंध था जगन्नाथ मंदिर जो पूरी उड़ीसा में है। बाकी 3 मंदिर पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू नेपाल में है, कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो छतरपुर जिला मध्य प्रदेश में है जिसे राजा धनदेव चंदेल ने बनवाया था। 64 योगिनी मंदिर भेड़ाघाट मध्य प्रदेश में। जगन्नाथपुरी 4 धामों में से भी एक है। जगन्नाथपुरी में गोवर्धन मठ, और उत्तर में बद्रीनाथ में है ज्योतिर्मठ, पश्चिम में द्वारिका में है शारदा मठ, और दक्षिण में रामेश्वरम में वेदांत मठ। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है उत्तर है सिंधु नदी। सरस्वती नदी का उल्लेख सिंधु नदी के बाद सबसे ज्यादा है। गंगा और यमुना का उल्लेख बहुत ही कम है, 1 या 2 बार। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? तो उत्तर था थेरी गाथा। थेरी गाथा का संबंध है बौद्ध साहित्य से। 14वां प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन से तथ्य बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? तो दोनों ही धर्म वेदों की प्रामाण्यता के प्रति अनास्था रखते हैं। हमने देखा था कि दोनों ही धर्म भौतिकवादी दर्शन है, वेदों में आस्था नहीं रखते हैं। कर्मकांडों की फलता का भी निषेध करते हैं, कर्मकांडों का विरोध करते हैं। प्राणियों की हिंसा का निषेध करते हैं, अहिंसा पर अत्यधिक बल देते हैं। लेकिन बौद्ध और जैन धर्म में एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि जैन धर्म अति पर बल देता है, और संलेखना इस अति का एक उदाहरण है।
प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेष तीन के वर्ग का नहीं है? तो हमने कल देखा था कि कोश यानी खजाना होता है, बाकी कुल, वंश और गोत्र हमारे समाज की विभिन्न इकाइयां हैं। 16वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्वेद विज्ञान विषय रचना के लिए जाना जाता है? इसका उत्तर था सुश्रुत। बाकी तीन सौमिल्य नाटककार हैं जो कालिदास के भी पूर्ववर्ती हैं। शूद्रक भी नाटककार हैं और शौनक संस्कृत व्याकरण है, यानी कि इन्होंने व्याकरण के सिद्धांत लिखे हैं। निम्नलिखित में से किस मूर्तिकला में सदैव हरित स्तरित चट्टानन शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था? तो भरहुत, जो कि मध्य प्रदेश सतना में है, और अशोक सम्राट अशोक के द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में इसका निर्माण करवाया गया था। गुप्त काल में 2री शताब्दी ईसा पूर्व में इसमें कलात्मक कार्य करवाए गए थे। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना था 18वें सवाल में, जिसमें विशाख दत्त एक नाटककार हैं, बराहमीर खगोल विज्ञान से संबंधित है, चरक चिकित्सा से, और ब्रह्मगुप्त गणित से। 19वां सवाल था कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? तो इसका उत्तर था अर्थशास्त्र, जिसे कौटिल्य ने लिखा है। 20वां प्रश्न था कुछ राजवंशों को उनके स्थानों के साथ सुमेलित करना था। गुप्त वंश गुप्त देवगढ़ से संबंधित है, चंदेल खजुराहो से, चालुक्य बादामी से, और पल्लव पन्नले से। हमारा आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर युक्त स्तंभों के बारे में गलत है? इन पर बढ़िया पॉलिश है, यह अखंड है, स्तंभों का शाफ्ट शुंडाकार है, और ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी कि ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। यह वक्तव्य गलत है। हम जानते हैं कि सम्राट अशोक ने अपने कार्यकाल के दौरान विभिन्न स्थानों पर, प्रमुख राजमार्गों पर अनेक स्तंभ लगवाए हैं, और इन स्तंभ लेखों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। इससे पहले हमने बात की थी कि अशोक के द्वारा जितने भी शिलालेख लिखवाए गए हैं उन्हें 4 भागों में बांटा जा सकता है। बृहद शिलालेख, लघु शिलालेख, बृहद स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख। बृहद शिलालेखों और लघु शिलालेखों के बारे में हम पीछे एक प्रश्न में बात कर चुके हैं। यहाँ पर हम केवल बृहद स्तंभ लेखों और लघु स्तंभ लेखों के बारे में बात करेंगे। अशोक ने इनका निर्माण करवाया था धम्म प्रचार के लिए, और धम्म प्रचार के चलते कला को भी प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। इन स्तंभ लेखों में ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में अभिलेख लिखे हैं। इनका निर्माण हुआ है चुनार के बलुआ पत्थरों से। चुनार वर्तमान उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जिले में एक स्थान है। यहाँ से प्राप्त बलुआ पत्थरों से
ये स्तंभ बने हैं। इन स्तंभों पर विभिन्न पशुओं की आकृतियां हैं। अलग अलग स्तंभों पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग आकृतियां प्राप्त हुई हैं। बृहद शिलालेखों की बात करें, बृहद स्तंभ लेखों की बात करें तो ये हमें प्राप्त हुए हैं टोपरा से, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में स्थानांतरित करवा दिया। मेरठ से, मेरठ वाला स्तंभ भी दिल्ली में स्थानांतरित करवा दिया गया। लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अराराज, रामपुरवा, ये तीनों चंपारण में हैं। चंपारण जिला बिहार राज्य में। टोपरा यमुनानगर जिला हरियाणा से प्राप्त हुआ था, और मेरठ वाला मेरठ जिला उत्तर प्रदेश से, और कौशाम्बी इलाहाबाद से। यदि हम इनके बारे में विस्तार से बात करें तो कौशाम्बी का स्तंभ लेख वर्तमान प्रयागराज से प्राप्त हुआ है। अशोक के अभिलेख के अलावा इस पर समुद्रगुप्त के बारे में, जो कि हरिशेन ने लिखवाया था, अभिलेख भी मिलता है, और जहांगीर के बारे में भी अभिलेख मिले। अशोक के काल के दौरान यहाँ पर 1 से लेकर 6 तक के अभिलेख यहाँ पर लिखवाए गए थे। इन अभिलेखों में क्या है, इन्हें विस्तार से हम आगे और पढ़ने वाले हैं। टोपरा अभिलेख दिल्ली की बात, जो वर्तमान दिल्ली में है, इस अभिलेख पर 1 से लेकर 7 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। वर्तमान में मेरठ से प्राप्त स्तंभ लेख में 1 से लेकर 6 तक के अभिलेख मिले। इनके अलावा लौरिया अराराज, चंपारण जिला, यहाँ से प्राप्त स्तंभ लेख में 1 से लेकर 6 तक के अभिलेख प्राप्त हुए, और यहाँ से मिले स्तंभ पर सिंह की मूर्ति है। लौरिया नंदनगढ़ पर भी सिंह की आकृति है, और यहाँ से भी 1 से लेकर 6 तक के अभिलेख मिले हैं। रामपुरवा से 2 स्तंभ प्राप्त हुए। एक पर बैल की आकृति है, जो वर्तमान में राष्ट्रपति भवन में रखा हुआ है, और एक पर सिंह की आकृति है। यहाँ से भी 1 से लेकर 6 तक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, और यह भी चंपारण जिला बिहार में ही है। लघु स्तंभ लेखों की बात करें तो सांची रायसेन जिला मध्य प्रदेश में है। यहाँ से एक लघु स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है, और यहाँ पर 4 शेरों वाली आकृति है। 4 शेरों वाली वही आकृति है जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, लेकिन राष्ट्रीय चिन्ह को सांची से नहीं बल्कि सारनाथ से लिया गया है, जो वाराणसी में। यहाँ पर भी 4 शेरों वाली मूर्ति प्राप्त हुई है। इसके बाद इलाहाबाद से
लुम्बिनी नेपाल से, ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर और नेत्तूर तीनों मैसूर में है, सारोमारो सीहोर में, संकिस्सा फर्रुखाबाद यूपी से, तो ये थे हमारे कुछ बृहद स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख। अगला अन्य विकल्पों में था कि इन पर बढ़िया पॉलिश है। हाँ, यह ऑप्शन सही था, इन पर बढ़िया पॉलिश है, ये अखंड है, यानी कि पूरा स्तंभ एक ही पत्थर का बना हुआ है, यहाँ पर कोई भी जॉइंट जोड़ नहीं है, और इनके स्तंभों का शाफ्ट शुंडाकार है, यानी कि ये नीचे से ऊपर तक थोड़े से इस तरह से नीचे से मोटा और ऊपर से पतला स्तंभ है। ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं नहीं, यह ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये स्तंभ संरचना के भाग नहीं बल्कि एक स्वतंत्र स्वतंत्र रचना है। इस स्थापत्य संरचना का भाग होना यानी कि किसी भवन, किसी किले का अंग होना, तो ये किसी भी किले या भवन का अंग नहीं है। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? तो इसका उत्तर है खरोष्ठी लिपि। हम जानते हैं कि जब हम हिंदी लिखते हैं तो हम बाईं ओर से दाईं ओर लिखते हैं, लेकिन खरोष्ठी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। और खरोष्ठी लिपि का उपयोग हमने देखा था कि मनसेहरा और शाहबाजगढ़ी के बृहद शिलालेखों में खरोष्ठी लिपि का उपयोग किया गया था ब्राह्मी भाषा के लिए। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लिखित है। इसका सही उत्तर है कठोपनिषद। मिलिंद पन्नु राज मिलिंद पन्नु राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? मिलिंद पन्नु लगभग 100 ईसा पूर्व वर्ष में लिखी गई थी। यह किताब पाली भाषा में लिखी गई। बुद्ध काल में पाली भाषा जनमानस की भाषा हुआ करती थी। बुद्ध के उपदेश पाली में ही हैं। त्रिपिटकों की भाषा भी पाली ही है और इसे संस्कृत का अपभ्रंश माना जाता है। मिलिंद पन्नु राजा मिलिंद, जिनका एक नाम मिनांडर भी है, ये इंडो ग्रीक थे। राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य संवाद है। नागसेन कश्मीर के रहने वाले थे। तो इसका सही उत्तर हुआ नागसेन। नागार्जुन महायान
बौद्ध शाखा के एक दार्शनिक थे। नागभट्ट गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे, जिनकी राजधानी कन्नौज थी, और राजा मिहिर भोज इनके ही वंशज हैं। कुमारिल भट्ट मीमांसा दर्शन से संबंधित एक दार्शनिक थे। निम्नलिखित में से किस एक राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? हमने इस के बारे में पहले भी एक बार बात कर चुके हैं कि मस्की, जो कि रायचूर कर्नाटक में है, उदयगोलम बेल्लारी कर्नाटक में है, नेत्तूर और गुर्जरा जो कि दतिया मध्य प्रदेश में है। नेत्तूर भी बेल्लारी कर्नाटक में ही है। अगला प्रश्न है कि मैप में 4 लोकेशंस दी हुई हैं। इन लोकेशंस को हमें पहचानना है कि यहाँ पर 16 महाजनपदों में से कौन से जनपद हुआ करते थे। अब अगर हम यहाँ पर लोकेशन ए को देखें तो यहाँ पर मत्स्य जनपद हुआ करता था। मत्स्य जनपद वर्तमान, इसकी राजधानी हुआ करती थी विराटनगर। वर्तमान में यह है जयपुर, अलवर और भरतपुर जिले के आसपास। इसके ठीक बगल में यहाँ पर हुआ करता था पांचाल, और पांचाल और मत्स्य के बीच यमुना नदी सीमा की तरह काम करती थी। विराटनगर, आपको याद होगा महाभारत में पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ था। तो पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान यहीं पर मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर में ही छिपे हुए थे। बी लोकेशन पर यह क्षेत्र है वर्तमान में मध्य प्रदेश में। यह क्षेत्र मालवा क्षेत्र है, मालवा क्षेत्र, और यहाँ पर प्राचीन महाजनपद हुआ करता था अवंती। इसकी 2 राजधानियां थी, एक महिष्मती और दूसरी उज्जैनी। सी लोकेशन पर है वत्स। यह पांडवों की नहीं, कौरवों की एक शाखा थी। कौरवों की एक शाखा थी। मत्स्य की पहचान वर्तमान में कौशांबी, प्रयागराज के रूप में की गई है। और डी है अंग महाजनपद। जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा मत्स्य महाजनपद के बारे में, तो राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट मैप निकालकर आप जयपुर, अलवर और भरतपुर जिलों को देखिए और उनकी लोकेशन को देखिए, अच्छे से समझ आ जाएगा। मालवा क्षेत्र महिष्मती, उज्जैन, तो उज्जैन जिला मध्य प्रदेश में है। यह है अंग महाजनपद। बिहार के डिस्ट्रिक्ट मैप में देखेंगे तो आप देखेंगे मुंगेर और भागलपुर जिला। यहाँ पर वर्तमान इन जिलों में अंग महाजनपद की पहचान की गई है। अंग महाजनपद के ठीक पास में है मगध महाजनपद, और इनके बीच में सीमा बनाने का काम किया करती थी चंपा नदी। और अंग महाजनपद गंगा और चंपा
नदी के संगम पर ही स्थित है। अथर्ववेद में और एक जैन ग्रंथ है प्रज्ञापन, इसमें दोनों में अंग महाजनपद का उल्लेख मिलता है। आगे चलकर मगध के शासक बिंबिसार ने अंग को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। अन्य महाजनपदों की बात करें तो एक एक करके हम बाकी महाजनपदों को भी देख लेते हैं। हमें इतिहास में पढ़ाया गया कि 16 महाजनपद थे। तो प्रश्न यह है कि हमें कैसे पता कि 16 महाजनपद थे। महाजनपदों को महाजनपद ही क्यों कहा गया? 16 महाजनपद थे तो कौन कौन से थे? इनका उदय और पतन कैसे हुआ? तो महाजनपदों को समझने से पहले हमें समझना होगा जनपदों के बारे में। जनपद से पहले जन के बारे में। महाजनपद यानी कि 16 महाजनपद जिस इतिहास के जिस कालखंड से संबंधित है उसे महाजनपद काल कहा गया। उत्तर वैदिक काल में जनपद हुआ करते थे और ऋग वैदिक काल में जन हुआ करते थे। ऋग्वैदिक काल से मिली हुई जानकारियों के अनुसार उस समय उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र में लोग रहा करते थे। ये लोग पशुपालक थे। चूंकि इस क्षेत्र की जलवायु है शुष्क, वर्षा कम होती है और आज भी अगर हम देखें तो पर्वतीय क्षेत्रों में, पहाड़ी इलाकों में, सूखे क्षेत्रों में, रेगिस्तानों में लोगों की अर्थव्यवस्था पशुपालन पर टिकी हुई। ऋग्वैदिक काल के हमें कोई भी पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। क्यों? क्योंकि ये पशुपालक थे और अपने पशुओं के लिए चारागाहों की खोज में लगातार घूमते रहते थे। यहाँ पर कोई भी स्थायी बस्तियां नहीं थी। पंद्रह सौ ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक के समय को ऋग्वैदिक काल कहा गया। उस समय इस क्षेत्र में घने वन हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि वर्षा हुआ करती थी। इस क्षेत्र में ज्यादा वर्षा हुआ करती थी। लगभग 1000 ईसा पूर्व में एक अभूतपूर्व घटना हुई और इन लोगों को किसी तरह लोहा मिला। लोहे से बने हथियार और औजार, औजारों से वनों को साफ किया गया, खेत बनाए गए
और ऋग वैदिक समाज पूर्व की ओर बढ़ा, यानी कि उत्तर वैदिक काल की ओर बढ़ा। उत्तर वैदिक काल में अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर हो गई। कृषि करने के लिए हमें एक जगह पर स्थायी रहना होगा, क्योंकि एक फसल की देखभाल करनी है 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, जितनी लंबी फसल हमें उसकी उतनी देखभाल करनी होगी, और उसके लिए आवश्यक है कि स्थायी रूप से रहा जाए। और इस तरह लोग एक स्थान पर रहने लगे। ऋग वैदिक काल में समाज की सबसे बड़ी इकाई जन हुआ करती थी, यानी कि एक एक व्यक्ति व्यक्ति रहता था परिवार में। कई परिवारों से मिलकर कुल बनना, कुल से ग्राम, ग्राम से जन, और जन जहां पर स्थायी रूप से रहने लगे उस स्थान को जनपद कहा गया। जनपद का शाब्दिक अर्थ है कि जहां पर जन ने अपना पैर रखा, पद रखा। और जनपद एक राजनीतिक इकाई हो गया, सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई उत्तर वैदिक काल में जनपद बना। उत्तर वैदिक काल में कई जनपद थे। शक्तिशाली जनपदों ने आसपास के छोटे जनपदों को अपने जनपद में मिलाया और इस तरह से महाजनपद बने। महाजनपदों के बारे में हमें जानकारियां मिलती हैं बौद्ध ग्रंथों में, जैन ग्रंथों में, महाभारत में। पाणिनि के द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ जिसका नाम है अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी में हमें महाजनपदों की जानकारी मिलती है। तो पहला ग्रंथ है एक जैन ग्रंथ, भगवती सूत्र। दूसरा ग्रंथ है सूत्र कृतांग। पाणिनि का अष्टाध्यायी। महाभारत और बौद्ध धर्म से जुड़े कुछ ग्रंथ, जिसमें अंगुत्तर निकाय, महावस्तु। इन सभी ग्रंथों में महाजनपदों की सूची समान नहीं, एक जैसी सूची नहीं है, और सभी 16 महाजनपद सभी ग्रंथों में वर्णित हो ऐसा भी नहीं है। लेकिन एक आम सहमति के अनुसार 16 महाजनपदों का निर्धारण किया गया, जिनमें है पहला अंग। अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा या चंपावती। वर्तमान भौगोलिक स्थिति के बारे में देखें तो यह वर्तमान बिहार के भागलपुर और मुंगेर जिलों के आसपास स्थित था। दूसरा महाजनपद है मगध।
राजधानी, सबसे पहले राजगृह जिसे गिरिव्रज भी कहा जाता था, फिर वैशाली और उसके बाद पाटलिपुत्र। वर्तमान भौगोलिक स्थिति पटना, गया के आसपास का क्षेत्र। अगला महाजनपद है वज्जी। इसकी राजधानी थी वैशाली। यह उत्तरी बिहार के आसपास का क्षेत्र था, यानी कि वैशाली मधुबनी के आसपास का क्षेत्र। अगला महाजनपद है मल्ल। मल्ल की राजधानी थी कुशावती। वर्तमान कुशीनगर और देवरिया के आसपास का क्षेत्र। अगला महाजनपद है काशी। काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी। आधुनिक बनारस, जो कि उत्तर प्रदेश में, वाराणसी भी, वर्तमान नाम वाराणसी भी प्रचलित है। अगला महाजनपद है कौशल। इसकी राजधानी थी श्रावस्ती। वर्तमान अयोध्या फैजाबाद वाला क्षेत्र। इसके बाद है वत्स। राजधानी कौशाम्बी। वर्तमान प्रयाग राज के आसपास का क्षेत्र। वर्तमान जिलों को राज्यों के डिस्ट्रिक्ट मैप में देखने पर स्थिति ज्यादा अच्छी तरह से साफ हो जाती है। इन सभी महाजनपदों की वर्तमान स्थिति राज्यों के डिस्ट्रिक्ट मैप में देखने पर ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अगला महाजनपद है चेदी। जिसकी राजधानी शक्तिमती। आधुनिक बुंदेलखंड का क्षेत्र, जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों में पड़ता है। इसके बाद है पांचाल। पांचाल की दो राजधानी हुआ करती थी, एक अहिछत्र और काम्पिल्य। इसकी वर्तमान भौगोलिक स्थिति देखें तो अहिछत्र की पहचान बरेली के आसपास कहीं की गई है और काम्पिल्य की पहचान फर्रुखाबाद के आसपास कहीं की गई है। इसके बाद है
सूरसेन। राजधानी मथुरा। आधुनिक मथुरा, उत्तर प्रदेश। अगला है मत्स्य महाजनपद। राजधानी विराटनगर, जयपुर, राजस्थान। वर्तमान में भरतपुर, अलवर और जयपुर के जिलों के आसपास का क्षेत्र। इसके बाद है अवंती। इसकी भी दो राजधानी हुआ करती थी, उज्जैन और महिष्मती। वर्तमान मालवा का क्षेत्र, मध्य प्रदेश का। इसके बाद दक्षिण में है अश्मक महाजनपद। राजधानी पैठण, महाराष्ट्र। उत्तर पूर्व में एक महत्वपूर्ण महाजनपद था गांधार। इसकी राजधानी तक्षशिला। यह आज के पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थित। इसके ही पास में एक महत्वपूर्ण महाजनपद है कंबोज। कंबोज की राजधानी हाटक, वर्तमान अफगानिस्तान के क्षेत्र में। एक और महत्वपूर्ण महाजनपद था कुरु महाजनपद, वर्तमान मेरठ के आसपास। इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। अब एक एक करके सभी 16 महाजनपदों के बारे में थोड़ा और विस्तार से देखते हैं। हम जानते हैं ये अंग महाजनपद है। अंग महाजनपद गंगा और चंपा के संगम पर बसा हुआ था। चंपा नदी और गंगा नदी के संगम पर। चंपा नदी अंग और मगध महाजनपद के संगम पर था। मगध महाजनपद सोन नदी और गंगा नदी के संगम पर था। गंगा नदी के और मगध के ठीक उत्तर में वज्जी महाजनपद था। वज्जी महाजनपद और मल्ल महाजनपद के बीच की सीमा बनाती थी गंडक नदी। गंगा नदी उत्तराखंड से होते हुए उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार में प्रवेश करती है।
गंगा नदी की एक सहायक नदी है गोमती नदी। गोमती और गंगा के संगम पर था काशी महाजनपद। और गंगा और यमुना नदी के संगम पर था वत्स महाजनपद। बुंदेलखंड के क्षेत्र में था चेदी महाजनपद। मथुरा के आसपास था सूरसेन महाजनपद। सूरसेन महाजनपद और मत्स्य महाजनपद की बीच की सीमा यमुना नदी बनाती थी। नर्मदा नदी के उत्तर में था अवंती महाजनपद। माहेश माहेशमती नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर है और उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर था। गोदावरी नदी की द्रोणी में अश्मक महाजनपद। कौशल महाजनपद गोमती नदी के पूर्व में था। यहां पर हमसे एक छोटी सी गलती हो गई है। यमुना के पश्चिम तट पर है मथुरा और पूर्व में है पांचाल महाजनपद। और तक्षशिला है सिंधु नदी के पूर्वी तट पर। और गंगा और यमुना नदी के बीच में है मेरठ, यानी कि इंद्रप्रस्थ, कुरु महाजनपद की राजधानी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे।